आइए जी अपनी शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी क्लास में लास्ट क्लास में हमने क्या देखा बेटे? लास्ट क्लास में हमने कैश रिजर्व रेशो को देखा था कि बैंक क्या करता है। बैंक अपने यहाँ की किसी एक ब्रांच को सेलेक्ट करके उसको उस करेंसी चेस्ट में भेजता रहता है। क्या भेजता रहता है? जो एक्सिस कैश होता है उसकी लिमिट का, लिमिट से ज्यादा। लिमिट कैसे निकलती है? 4% ऑफ टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज का, नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज का 4%, ये हमने देखा था जी। तो इससे ज्यादा जो भी कैश होगा वो कहां भेजते जाएंगे बेटे? भेजते जाएंगे उसको कहां पे? करेंसी चेस्ट में। ये हमने देखा था जी। आइए जी, ये था हमारा कौन सा सेक्शन? सेक्शन 18। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। हेडिंग डालो। मैं फुल स्क्रीन पे कॉपी लेके आ रहा हूं। हेडिंग डालो, कहां गया? ये रहा, सेक्शन 14, सॉरी 24, सेक्शन 24। SLR, स्टेचुरी लिक्विडिटी रिजर्व। बेटे कैश जो ऊपर रखा था उसके अलावा भी लिक्विडिटी हमें और भी रखनी पड़ती है। आओ जी लिखिए। SLR, बैंकिंग कंपनी को सफिशिएंट लिक्विडिटी रखनी पड़ती है। ये बात ध्यान रखना। ये लिक्विडिटी के बिना बेटे अलग अलग नॉर्म्स हैं। क्या मतलब? आइए मैं आपको दिखाता हूं पहले सामने स्क्रीन पे, या लिखो पहले। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू अबोव CRR, कैश रिजर्व रेशो, कहते हैं जो ऊपर हमने लिक्विड के लिए कैश रखा है ना, हाँ, उसके अलावा इन एडिशन टू CRR, बैंक बल्कि हाँ बैंक्स, बल्कि बैंकिंग कंपनी लिख लो। बैंकिंग कंपनीज, जितने भी बैंक्स हैं, बैंकिंग कंपनी सब आ गए इसमें। हैव टू मेंटेन sufficient liquid assets every 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 banking company, every banking company has to maintain SLR, statutory liquidity reserve, किस फॉर्म में? in the form of, in the form of number 1 cash, number 2 gold, और बेटे नंबर 3 unencumbered approved securities। क्या कहता है क्वेश्चन? ये सच अबोव असेट्स, बेटे ये बुलेट्स बना लेना, 1 2 3। सच अबोव असेट्स हैव टू बी हेल्ड
such above assets have to be held at the closing of business on any day and shall be valued। भाई ये गोल्ड है, सिक्योरिटीज है, तो इनकी वैल्यूएशन भी तो होगी। शैल बी वैल्यूड एट ए प्राइस नॉट एक्सीडिंग द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द अबोव असेट्स। भाई ये कहते हैं, ये प्रोविजन ये कहता है कि भाई आपको कैश जो ऊपर रिजर्व रख रहे हो वो तो रख ही रहे हो 4%, उसके अलावा भी आपको एसएलआर रखनी पड़ती है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। अच्छा हाँ, और वो हर दिन मेंटेन रहेगी ऑन एनी डे। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ एसएलआर लिखो बेटे, द परसेंटेज ऑफ एसएलआर इज चेंज्ड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। बेटे ध्यान रखना, ये है जो आपको बार बार देखना पड़ता है एग्जाम के हिसाब से कि अब कितना एसएलआर है, अब कितना एसएलआर है। आपको तो एग्जाम से 6 महीने पहले का बहुत रहेगा। फ्रॉम टाइम टू टाइम कंसीडरिंग द जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस। भाई ये देखते हुए कि मार्केट की क्या हालत है। अब जैसे आज की डेट है, आज कोरोना के टाइम में ज्यादातर लोग क्या हो रहा है बेटे, महंगाई की मार तो झेल ही रहे हैं, साथ साथ में क्या होता है उनको कैश की भी रिक्वायरमेंट रहती है ना। भाई पेटीएम करो, एटीएम करो, ठीक है समझ में आता है, लेकिन अब बेचारा सब्जी वाला थोड़ा ना एटीएम पेटीएम पे लगा रहा है बेचारा, वो जो लेके आया हुआ ठेली, और इस टाइम पर भी और वो आवाज लगा रहा है कि भाई साहब सब्जी ले लो। ठीक है, एक अलग चीज होती है, हम लोग दुकान से खरीदते तो महीने का हिसाब कर भी देते हैं, लेकिन उनको तो साथ साथ पे करना होता है, और वो बेचारा क्या होता है, वो कैश में लाता है, वो उसको चाहिए भी कैश होता है। और सुनो, जैसे मतलब ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको आज की सिनेरियो में ज्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी। बैंक में कभी भी कैश लेने जा सकता है आज क्लाइंट, आज सबसे ज्यादा भागते हैं लोग कैश लेने, जबकि उनको पता है कि बाहर जाना बड़ा दिक्कत वाला है। लेकिन अगर मान लिया किसी की सैलरी आई बैंक में रही है और उसको अपने यहाँ पर कूड़े वाला आया हुआ है बाहर, ठीक है, उसको पैसे चाहे कम ही देने, बेटे देने कैश है ना, वो बेचारा एटीएम पेटीएम थोड़ा ना लेके बैठा है। सब्जी वाला आया बाहर, तो उसके लिए क्या चाहिए, कैश का। आज की डेट में ये एसएलआर उनको ज्यादा रखनी पड़ेगी, स्टेचुरी लिक्विडिटी रिजर्व, कभी भी लोग आ सकते हैं। तो ये कहते हैं कि जो आप कैश रिजर्व मेंटेन कर रहे हो वो तो आप आरबीआई के पास मेंटेन कर रहे हो। हाँ, कह रहे अपने पास भी कुछ रखोगे नहीं रखोगे, पता चला वहां पे आइस पाइस धप्पा हो जाए, सारे क्लाइंट एकदम से बहुत ज्यादा क्राउड बढ़ जाए, तो आप कहाँ से पे करोगे, पता चला आपकी अफवाह फैल जाए और बैंक फेल हो जाए। तो ये क्या कहते हैं, आप अपने यहाँ पर भी लिक्विडिटी मेंटेन करो। किस फॉर्म में, आप कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, और जो ऐसी सिक्योरिटीज जो फटाफट बिक जाते हैं ऐसी फॉर्म में, जिसको आप बोलते थे ना क्विक असेट्स, ये वो कह रहे हैं वो मेंटेन करो। और ये एसएलआर का परसेंटेज बेटे बैंक आरबीआई बार बार चेंज करता रहता है, हमारे एग्जाम के टाइम पे हमें देखना होगा ये कितना चल रहा है। ठीक है जी, आइए आगे लिखते हैं। तो यहां तक बात है कंडीशंस के ऊपर है कि मार्केट में जो कंडीशन चल रही है उसके ऊपर है। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और लिखो बेटे, मेंटेनेंस ऑफ एसएलआर। भाई एसएलआर जो है वो कितना मेंटेन करना है, अब हम इस पे बात करेंगे। लिखिए, आरबीआई
specifies that बेटे आरबीआई ने कुछ अलग अलग रेट स्पेसिफाई किए हैं, बहुत जल्दी जल्दी एसएलआर चेंज हुआ है। तो इन्होंने ये क्या कहा है, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं यहाँ पे, बल्कि लिखा ही रहा हूं। इसमें अलग अलग स्लैब रेट है, मैं आपको दिखाई देता हूँ फिर, वरना लंबा टाइम लगेगा। रुको, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको, ये आप ही के स्टडी मैट का पेज है, ये देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्म्ड बाय सेक्शन 24 रेड विद सेक्शन 51 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बेटे ये 4 अक्टूबर 2017 की नोटिफिकेशन है, ठीक है। तब से क्या हुआ, आरबीआई ने यहाँ पे बताया है आपको 5 जनवरी 2019 में चेंज हुआ था रेट, और बैंक को मेंटेन करनी थी 19.25%। फिर 13 अप्रैल को चेंज हुआ, डिपेंड करता है ना मार्केट की कंडीशन कैसी है, अकॉर्डिंगली कितना 19%। फिर जुलाई 6 2019 18.75, फिर बेटे 18.50 अक्टूबर 12 2019, फिर बेटा ध्यान से फिर है कितना 18.25% 4 जनवरी 2020, जनवरी समझ रहे हो 2020, अभी करंट वाला ईयर, कोरोना आया और कोरोना आया। फिर कितना 18% फ्रॉम अप्रैल 11 2020। आपका एग्जाम कब है, नवंबर, नवंबर से 6 महीने वापस काउंट करो, नवंबर अक्टूबर सितंबर अगस्त जुलाई जून, जून चल रहा है बेटे, मतलब जून नहीं, अब तो जुलाई शुरू हो गया हमारा, लेकिन जून से पहले जो भी रहा है रेट आपको वही लेना है। तो आपके एग्जाम के हिसाब से ये मैटर करता है 18%, समझ रहे मेरी बात। तो क्वेश्चंस हो सकता है बेटे, आप स्कैनर में देखो वो परसेंटेज वहां पर रही हो 21.5 पहले होता था, ये परसेंटेज पहले बेटे 21.5% होता था। आप पुराने स्टडी मैट भी अगर उठाओगे तो वहां पर शायद ये परसेंटेज अलग मिले आपको। अब लेटेस्ट वाला लेके जाना है एग्जाम में, वो ये है 18%। सबसे बड़ा डाउट रहता है कि परसेंटेज एसएलआर की कितनी ले, और पता है ये किस पे निकलता है, ऑफ टोटल नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। क्लियर, कुछ नहीं, बस तुम इतना तुम परसेंटेज याद रखो, बस तुम्हारी जो नेट टाइम डिमांड लायबिलिटी तुम्हें क्वेश्चन में देगा वो ऑलरेडी उसी डेट की देगा, तो उसका परसेंटेज आपको यूज करना है। और पता है किस में रखी जाती है, किस फॉर्म में बोलो, 3 फॉर्म में, कैश, गोल्ड और अनएंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। बैंक तुम अपने पास भी तो कुछ रखो, तुम्हें आरबीआई के पास कितना रखना है ये तो हमने बता दिया। सर बैंक सिक्योरिटीज भी रखता है, हाँ, मतलब वो बैंक शेयर्स में भी डील करता है, हाँ, लेकिन उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है। तो आओ बेटे, मैंने जो लिखा है ना, आरबीआई स्पेसिफाई दैट, यहां पर अभी कितना बेटे, कितना चल रहा है अपना 18, कितना है 1 अप्रैल 2000, कब आया था चेंज, 1 अप्रैल 2020 18%, 11 अप्रैल 2020। अभी एग्जाम के हिसाब से आपका ये मैटर करता है। आई होप आप समझ पाए हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। आइए आगे चलते हैं। क्या ये किस किस चीज में रखेगा, अपने यहाँ पर कैश भी रखेगा, गोल्ड भी रखेगा, सिक्योरिटी, मतलब इन तीनों में से किसी भी या इनके तीनों के मिक्स फॉर्म में अपने पास में लिक्विडिटी मेंटेन कर सकता है, लेकिन करना है, मैंडेटरी है, यानी कुछ पैसा हमारे प्रॉफिट में से उठा करके रखा जाएगा इस फॉर्म में, कुछ पैसा रखा जाएगा सीआरआर की फॉर्म में। आइए अगला हेडिंग डालिए। अब है हमारे ऊपर छोटा सा थ्योरी का पॉइंट हो रहा है बेटे, बस थोड़ी सी थ्योरी और झेलनी है। रेस्ट्रिक्शन ऑन, चलो ये हटा ही देता हूं, ये कोई ज्यादा मैटर नहीं करती, ठीक है। तो सीधा आता हूं मैं अब काम की बात पे, चलो जी डन, अगले पेज पे चलते हैं।
हटा देता हूँ इसको। नेक्स्ट वाले उस पे चलते हैं। सेक्शन, देखो जी, सेक्शन 29 ये किसकी बात करेगा? ये बेटे अकाउंट्स और ऑडिट की बात करेगा। जो जो चीजें हमारे यहाँ पर अकाउंट्स और ऑडिट से रिलेटेड है, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। लो जी, सेक्शन 29 से लेकर के सेक्शन 34A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इस सेक्शन में बताया गया है किसके बारे में? अकाउंट्स एंड ऑडिट। बेटे अकाउंट्स के बिना ऑडिट नहीं हो सकता, है ना? अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ बैंक, इनके बारे में, इसके बारे में बताया गया। आइए जी, सेक्शन 29 बात करता है अकाउंट्स सेक्शन 30 बात करता है ऑडिट की। लो जी, लिखो बेटे। सेक्शन 29 बताता है क्या? कि भाई आपको प्रिपेयर करनी है बैंक, प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर? प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल या फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट, एज पर शेड्यूल थर्ड। सर शेड्यूल थर्ड कंपनीज एक्ट? नाना बेटे, ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये क्या कहता है जी? ये कह रहे थे कि एट एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर आपको ये बनाने हैं। क्या बनाना है? नंबर एक, बैलेंस शीट बनानी है, और इसके लिए बेटे एक अलग फॉर्म है, फॉर्म ए, फॉर्म ए। और बताओ जब ये ए में है तो पी एंड एल अकाउंट किस में बनेगा? फॉर्म बी, फॉर्म बी। इन चीजों का जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इन चीजों के जानकारी के बिना हम बैंक ऑडिट में अगर घुस जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी हार होती है, फिर हम ना मैनेजर के इशारों पे नाच रहे होते हैं। आओ जी, इसी में ही अकाउंट्स तो ठीक है, यहीं पे ही ये बताता है सिग्नेचर की बात। और सुनो कि इनको सिग्नेचर करके लेना होता है मैनेजर से, ऐसे थोड़ा ना। ठीक है जी, कुछ सिग्नेचर्स की बात कहते हैं साइन बाय मैनेजर या प्रिंसिपल। बेटे आपने अगर अनसाइंड अकाउंट को हाथ लगाया, क्या कहा मैंने? अगर आपने अनसाइंड अकाउंट्स को हाथ लगाया और उस पर ऑडिट शुरू कर दिया, आप अपनी आज जो अब जो हम पढ़ने लग रहे हैं ना, अब जो सारी चीजें अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं, उन्हीं सारी चीजों को बेस बना करके आप ऑडिट भी करते हो। तो अगर आप किसी के फाइनल अकाउंट, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था अनरिकॉर्डेड पार्ट में क्लास के, मैंने आपको दिखाया था फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट जो आपके हाथ में होंगे उस पर बैंक की स्टैंप और साइन जरूर होने चाहिए। पता चला आपने ऑडिट कर दिया, फिर मैनेजर आ रहा है दूसरे खाते लेकर के, अरे बाबूजी वो गलत प्रिंट हो गया, ये अपडेशन रह गया था। उनकी लेजर्स में बहुत ज्यादा चेंजेस मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा। और सच बता रहा हूँ, कई बार तो उनकी बैलेंस शीट टैली भी नहीं होती, मेजर टाइम आपको बैलेंस शीट टैली भी नहीं मिलती।
तो आपको जब भी लेने होते हैं ना उनसे खाते हमेशा साइन करा के लो, भाई पहले साइन करके दे, और सबसे पहले उनकी बैलेंस शीट का टोटल करो, वो टोटल मैच है कि नहीं है। ज्यादातर लेजर्स उनके ट्रायल बेटे टैली नहीं रहते। आओ जी जरा, फिनेकल 9 और फिनेकल 7, फिनेकल 10 ये सॉफ्टवेयर होते हैं बैंक के। फिनेकल 7 से फिनेकल 10 में कन्वर्ट हो रहे हैं उनके सारे सारे जो खाते हैं बैंक के, उसमें उनका डिफरेंस हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये बातें थोड़ा सा इसलिए बतानी जरूरी है क्योंकि आप तुरंत अभी एग्जाम देने के बाद में आर्टिकलशिप पे जाओगे, आपके यहाँ सबसे पहले बैंक ऑडिट लगने हैं। आओ जी, ऑडिट की बात करो, कह रहे हैं एवरी बैंकिंग कंपनी शेल नंबर 1 शेल गेट क्या, एनुअल अकाउंट्स ऑडिटेड बाय सीए। कौन अपॉइंट करता है बेटे, अपॉइंटेड बाय प्रायर अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। नंबर 2 एवरी बैंकिंग कंपनी शेल गेट सबमिटेड, बेटे वो क्या करेंगे, सबमिट करेंगे 3 कॉपीज, बेटे 3 कॉपियां बनती हैं उनके बैंक के जो सेट होते हैं उनकी 3 कॉपी बनती है। जब आप आर्टिकलशिप पे जाओगे तो वहां पे ऑडिट करोगे तो उनके जो हम बनाना सीखेंगे क्लास के अंदर अकाउंट्स, उनके फाइनल अकाउंट, वो वहां पर वो बना करके तैयार रखे होते हैं, और वो 3 कॉपी तैयार रखी रहती हैं जिनको आप ऑडिट कर रहे होते हैं। सबमिटेड 3 कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट along with auditor's report। वो किसको सबमिट करेंगे, विद आरबीआई एंड आरओ होता है बेटे रीजनल ऑफिस। क्या मैं शुरू करूं, मैं आगे चलूं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो जी, एक लास्ट बात और है जो इसमें इंटरेस्ट के रेट से संबंधित है, फिर उसके बाद में हमारे न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। हाँ रेखा, अच्छा पूछा है रेखा, सी एंड ए जी अपॉइंट नहीं करते हैं क्या सर? बिल्कुल वही करते हैं बेटे। सी काग जो होता है ना, काग, काग को आरबीआई ने राइट दे रखा है, ठीक है, वही अपॉइंट करता है। आइए जी, तो अप्रूवल लेकिन मानी जाती है ना कि आरबीआई से ही आई है ना। सी एंड ए जी में फर्म एम्पेलन होती है, वो ऊपर सेलेक्ट करता है उनको, तब वो बताता है किस किस के पास में कौन कौन ऑडिट करेगा। तो हम चल रहे हैं जी आगे, अगले पेज पे बच्चे हेडिंग डालेंगे रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। हेडिंग डालो बेटे, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। लो जी शुरू करते हैं। आओ जी, देखो बेटा आराम से समझना, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखाऊंगा नहीं मैं, उसको ना ग्राफ की फॉर्म में लिखाऊंगा जो भी लिखाऊंगा। एक कौन है सबसे पहले, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, आरबीआई, रिजर्व
बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कौन है जी, और कौन है यहाँ पे? बाकी सब तो सब बैंक है। बैंक नंबर 1, बैंक नंबर 2, ये सारे के सारे क्या है बेटे? बैंक्स। और कौन होते हैं बेटे? बैंक्स आपस में भी उधार ले दे सकते हैं, यस, वो एक दूसरे को भी उधार ले दे सकते हैं, दूसरे बैंक्स। और कौन है जी मार्केट में जो बैंकिंग प्रणाली के अंदर हम लोग देखते हैं, बैंकिंग सिस्टम के अंदर देखते हैं? ये है बेटे, आप कौन? आप और हम, कस्टमर्स। कस्टमर शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, पब्लिक, पब्लिक, हम सब लोग। बैंकों को जब जरूरत पड़ती है तो बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उधार देता है जब जरूरत पड़ती है। जिस रेट पे आरबीआई गिव्स फंड्स टू बैंक्स, जिस रेट पर ये उधार देता है, इसको हम शॉर्ट टर्म फंड्स, जितने भी शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं वो यहाँ से पैसे आ जाते हैं। याद है ना, करेंसी चेस्ट में फिर वहां से वापस आना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये कहते हैं ये रेट जो होता है, ये रेट कहलाता है बेटे रेपो रेट। क्या बोलते हैं इस रेट को? रेपो रेट। रेपो रेट बोलते हैं इसको। क्या आप नहीं बता सकते रिवर्स रेपो रेट किसको बोलते होंगे? रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट पर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है, पता है, एक्सिस कैश चेस्ट में, करेंसी चेस्ट में भेज दिया जाता है, यस। तो जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई टेक्स फंड्स फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम बैंक्स, जिस रेट पर वो लेता है वो कहलाता है क्या? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। भाई रिवर्स ही तो हो गया, एक तरह से देखा जाए तो रिवर्स रेपो रेट बन गया। जिस रेट पर एक बैंक दूसरे बैंक को उधार देता है, जिस रेट पर एक बैंक दूसरे बैंक को उधार देता है, सर ये भी ले दे सकते हैं, यस। इसको हम बोलते हैं बेटे मिबोर। क्या बोलते हैं इसको? मिबोर। मिबोर मतलब मुंबई इंटर बैंक ऑपरेटिंग रेट। रेट एट विच, जो इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट है बेटे, इसी को तो बोलते हैं रेट एट विच बैंक्स गिव एंड टेक, गिव्स एंड, बैंक्स गिव एंड टेक फंड टू ईच अदर। बेटे लोन के रूप में दिया जाता है एक दूसरे को, टू ईच अदर मतलब पैसा कभी खाली नहीं बैठेगा, जिसके पास जाएगा वो पिछले वाले को इंटरेस्ट दिलाएगा। टू ईच अदर, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड मिबोर रेट। मिबोर, मैं मिबोर की फुल फॉर्म नीचे लिख दूंगा। मिबोर का मतलब होता है मुंबई इंटर बैंक ऑपरेटिंग रेट। लिख लो बेटे नीचे कहीं। मिबोर का मतलब होता है मुंबई इंटर बैंक ऑपरेटिंग रेट। मिबोर का ये मतलब होता है। आओ बेटे मैं आगे बढ़ रहा हूं।
आओ जी, अब आई बात एक और छोटी सी, क्या भाई, जिस रेट पर बैंक, चाहे वो वाला बैंक चाहे ये वाला बैंक, पब्लिक को उधार देते हैं, लिखो जी, ये रेट क्या कहलाता है बेटे? बैंक रेट। इस फील्ड में नॉलेज इतनी रहती है कि मुझे भी पूरी नहीं होगी, सही बताऊं। और जरूरी है ये सब हमारे लिए, बहुत ज्यादा जरूरी। आगे तो बैंक ऑडिट तो भाई साहब बस सबसे बड़े सपना ही रह जाएगा, कई लोगों को मिलेंगे भी नहीं, बैंक ही कम रह गए। बैंक रेट इज रेट एट विच बैंक्स गिव बोरोइंग टू पब्लिक। एक और नाम होता है आल्सो कॉल्ड बेस रेट। बेटे इसी को ही बोला जाता है, बेस रेट भी इसी को ही बोलते हैं। बैंक रेट और बेस रेट दोनों एक ही चीज है। ओल्ड नेम पहले बोला करते थे, ओल्ड नेम पीएलआर, पब्लिक को लैंडिंग का रेट, पहले कभी इसको पीएलआर बोला करते थे, पीएलआर बोला करते थे। बहुत ज्यादा जरूरी है इन सबको जानना। आओ जी आगे बढ़ते हैं। लो जी, मैं बताऊंगा उसको राघव, कल बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, आओ जी, अब इसमें डालते हैं फटाफट से, मेन चीज पे आते हैं सीधा। हेडिंग डालो, यूनिट नंबर 2। अब शुरू हुआ है हमारा कायदे से न्यूमेरिकली जो चैप्टर है, यूनिट नंबर 2। और हेडिंग डालो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटर्न्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोमा रिटर्न्स एंड फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शुरू करो जी। लिखो बेटे, और ये जो चीज मैं करा रहा हूँ ये आपके स्टडी मैट की ही पूरी सब कुछ समरी है जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ बेटे। देखो जी,
एक तो आपकी ना यहाँ बैंक में क्या होता है बेटे, प्रिंसिपल बुक्स। प्रिंसिपल बुक्स कौन कौन सी है हमारी? प्रिंसिपल बुक समझते हो? वही जो तुमने पहले पढ़ा था कभी। मैं इसको डाल देता हूँ कलर से, प्रिंसिपल बुक। याद है कि नहीं याद है? सब्सिडी, प्रिंसिपल, यस। आओ, प्रिंसिपल बुक्स कौन कौन सी है जी? क्या है? नंबर वन, आपका जनरल लेजर। विच अकाउंट हेल्प टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। बेटे सीधा जिसका बैलेंस कहाँ पे जाएगा? विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? ए, बी, सी और डी। कौन कौन से होते हैं जी? जितने भी आपके पर्सनल अकाउंट है, कौन, कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट जो होते हैं आपके, ऑफ ऑल पर्सनल लेजर। जितने भी पर्सनल लेजर है ना आपके, जैसे आपने सेल्फ बैलेंसिंग में पढ़ा था ना, किसी ने अगर पढ़ा हो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। बेटे जो आपका पी एन एल अकाउंट है, ये सीधा सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। असेट्स अकाउंट के बैलेंस है वो सीधा सीधा बैलेंस शीट में जाते हैं। कॉन्ट्रा अकाउंट है, ठीक है जी। जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा सा थ्योरी करा के फिर आना है आगे। पी एन एल अकाउंट लेजर, जो पी एन एल वाले लेजर है, जो हेल्प करते हैं, विच अकाउंट्स हेल्प। आगे के बैच में तो ये इतना पार्ट में रिकॉर्डेड चला दूंगा, मुझे पता है कि मैं बोर कर रहा हूँ आपको। विच हेल्प टू प्रिपेयर पी एन एल अकाउंट। पी एन एल अकाउंट कौन कौन से? ए, एक तो जी ए है आपका, जो आपका डिटेल अकाउंट होते हैं। डिटेल अकाउंट कौन से वाले? डिटेल अकाउंट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स। बी, जो आपके डिटेल अकाउंट होते हैं कौन से वाले? ऑफ एक्सपेंस आइटम्स। आओ जी, ये तो थी आपकी प्रिंसिपल बुक। अब कौन सी बुक की बात होगी बेटे हमारी? अब होगी हमारी सब्सिडी बुक की बात। ये तो है जी आपकी प्रिंसिपल वाली बुक। अब मैं अगले पेज पे लिखने जा रहा हूँ फिर सब्सिडी बुक। सब्सिडियरी बुक्स, सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडी बुक कौन सी थी? आओ जी, लिखो जी। ये वो वाली बुक्स हैं जहां पर वाउचर से डायरेक्ट एंट्री होती है, जिसमें वो बुक्स होती है हमारी सब्सिडी बुक, मतलब लेजर। आओ जी, नंबर वन, पर्सनल लेजर। कौन कौन सी है जी सब्सिडी बुक जो हमें मिलेंगी बैंक्स में? पर्सनल लेजर्स। आपका नंबर टू, बिल रजिस्टर। ओके बेटा, थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग। मुझे लगा मैं बहुत ज्यादा बोर कर रहा हूँ।
थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मोटिवेट किया इस चीज के लिए। आओ जी, सेविंग पर्सनल लेजर कौन कौन से होते हैं जी बैंक में? ऐसे कौन कौन से वो होते हैं जिनको हम सब्सिडी बुक बोलते हैं, जहां से लेजर में एंट्री होती है? वो लेजर कौन कौन से होते हैं बेटे? एक तो पर्सनल लेजर, सेविंग अकाउंट्स जो होते हैं जितने भी, उनके एक रजिस्टर होता है जिन जिनका सेविंग अकाउंट होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सेविंग अकाउंट लेजर। वो भी पर्सनल, जितने भी बेटा आप जहाँ पे आप पर्सन के होने की वहां पे महसूस करो, जैसे आपका करंट अकाउंट, आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, आपका बेटे लोन लेजर, आपका ओवरड्राफ्ट, आपकी सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट अकाउंट जो होता है बेटे, सीसी लिमिट। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इधर बिल रजिस्टर में कौन कौन से होते हैं बेटे। ये BRBP वाला नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, जैसे आपका जो BRBP, जो लोग जो BR डिस्काउंट कराते हैं ना, हाँ, हम क्या करते हैं बैंक, हम वेट करते हैं उसका 3 महीने बाद, हम उसके BP वाले के पास में जाएंगे जिसके लिए BP था, और कहेंगे भाई ला पैसे दे दे। तो उसमें क्या होगा बेटे, हम लोग 2-3 रजिस्टर मेंटेन करते हैं। इनवार्ड बिल्स और कलेक्शन, ऐसे बिल जो हमने रख रखे हैं उठा करके अपने पास में, उनके लिए बेटे हम ये अलग अलग रजिस्टर। और कुछ होता है कि देखो, ये तो है रजिस्टर जिसमें बिल आए कितने, इस बात का हिसाब किताब। दूसरा है आउटवार्ड बिल्स कलेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शन, कि भाई कितने बिल हैं जो जा चुके हैं फॉर कलेक्शंस। नंबर 3, जो बिल्स डिस्काउंटेड हैं, जो बिल्स डिस्काउंटेड हैं और जो परचेज रजिस्टर है, परचेज, जो बिल डिस्काउंटेड है और जो बिल परचेज, उनका रजिस्टर होता है। कितने बिल हमने परचेज किए, कितने बिल ऐसे हैं जो किसी के लिए हमने डिस्काउंट किए, इनका रजिस्टर अलग होता है जी। एक होते हैं वहां पे सब्सिडी रजिस्टर। और ये सारी बातें आपके स्टडी मैट में लिखी हैं। जब मैं ऑडिट कर रहा था तो मैं इनको रिवाइज कर रहा था, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत आई थी बैंक ऑडिट में। मैंने कहा ये सब तो मैं पढ़ाता हूँ, फिर मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने उसी को प्रैक्टिकली यूज किया। तो मैंने कहा भाई यहाँ तक नोट कर लिया होगा, आइए बेटे मैं हटा रहा हूँ स्क्रीन से। 1 2 3, नंबर थर्ड, बेटे कुछ हमारे रजिस्टर भी होते हैं। अभी तक तो हमने बात की थी बुक्स की, हाँ अब हम बात करें सब्सिडियरी रजिस्टर। कौन कौन से रजिस्टर हैं जी ऐसे जो हम बैंक में देखते हैं? पता है बेटे, इनका भी ऑडिट होता है। जब आप कॉन्करेंट ऑडिट में होते हो तो आपकी रिपोर्टिंग में इन पर भी कमेंट जाना होता है। इनफैक्ट मैंने अपने यहाँ पर जो कुछ लोग थे जो ऑडिट कर रहे थे, उनको इस बात के लिए बहुत डांट लगाई थी। वो लोग ये काम करते ही नहीं थे, क्योंकि बैंक वाले क्या करते हैं, ठीक है सर हम अगले महीने बना लेंगे। ये बहुत गलत होता है हमारे लिए अगर हम ऑडिट में बात करते हैं। अगर हम ऑडिट में इन चीजों को नहीं देखते हैं, कल को हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी आ जाती है। बकायदा हिसाब किताब होता है, कितने DD इशू हो गए, कितने DD रिसीव हो गए, और भी बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। कितने चेक बुक इशू हो गए, कितने चेक बुक अभी आई हुई है, किस किस क्लाइंट का इशू हो चुका है। नेक्स्ट, जो आपका लेटर ऑफ क्रेडिट है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, जो आपका लेटर ऑफ गारंटी है, इन सब का हिसाब किताब होता है, एक्सेट्रा। अब सवाल होते हैं जी, क्या किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं?
टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम, किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं जी। आइए जी, एक तो जो क्वेश्चन आता है जी वो आता है इस बात के ऊपर, बैलेंस शीट, मतलब इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम इन्हीं में से आएंगे। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ, आपको इन्हीं सब पे वर्क करना है। ये सब चीजें हो गई तो मतलब आपका एग्जाम के हिसाब से एकदम चीजें ओके। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनपीए बताऊंगा। एनपीए एक चीज होती है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। भाई बैंक के लिए तो असेट्स है ना लोन, हाँ, अगर उस पर इंटरेस्ट ही ना आए तो वो असेट्स मतलब परफॉर्म नहीं कर रही, और जब इंटरेस्ट दे मतलब वो परफॉर्म कर रही है। तो एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखिए। सर मतलब पैसे नहीं दे रहा है, ब्याज रो ब्याज नहीं हम उस पर रिकॉग्नाइज करेंगे, यस, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। उस पर हम लोग जैसे रिजर्व फॉर बैड डेट्स बनाते थे ना, ऐसे हम उस पर कुछ प्रोविजन बनाएंगे। प्रोविजंस, एक तो प्रोविजन कितनी बननी है ये डिसाइड करना, फिर उससे इंटरेस्ट की कितने रुपए की इनकम हुई है ये डिसाइड करना। नंबर थर्ड, कौन कौन से अकाउंट है जो कॉन्ट्रा अकाउंट है। क्या मतलब, बेटे बैंक ने आपका बिल डिस्काउंट किया, क्या कहा मैंने, बैंक ने आपका बिल डिस्काउंट किया और उसको उठा करके रख लिया 3 महीने के लिए कि भाई 3 महीने बाद हम हम जाएंगे। हमने अपने कस्टमर को तो अभी अभी के अभी पैसे दे दिए, 3 महीने बाद जब हम जाएंगे उससे पैसे लेने के लिए, तो ऐसे केस में हमें अपने यहाँ पर, हम कौन, बैंक, हमें अपने यहाँ पर हिसाब किताब रखना होता है कि उन अकाउंट्स के लिए हम क्या एंट्री करें, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं, कितने बिल्स हैं, वो सब चीजें। ठीक है, तो इसकी बकायदा एंट्री भी होती है। ठीक है जी, वो एंट्री भी हमें सीखनी है। कॉन्ट्रा अकाउंट्स किस किस चीज के होंगे जी, बिल्स फॉर कलेक्शन, कोमा, बिल्स फॉर एक्सेप्टेंस, बिल्स फॉर एंडोर्समेंट। नंबर 4, हाँ जी, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। एक और चीज हमें करनी है जी, वो है बेटे नोट्स टू अकाउंट। सर नोट्स टू अकाउंट्स भी, हाँ, अरे वर्किंग नोट तो बनते हैं ना बैलेंस शीट के। हाँ जी, तो वो तो हम बनाते ही बनाते हैं, उसमें फिर अलग से क्या करना है। नहीं नहीं, कुछ और इंफॉर्मेटिव नोट्स टू अकाउंट्स है, वो देखना चाहते हैं कि बैंक की कैपिटल काफी है कि नहीं है, एडिक्वेट है कि नहीं है बैंक की कैपिटल। क्योंकि बेटे जैसे डेट इक्विटी रेशो होता है ना, ऐसे कुछ यहाँ पे भी रेशो होता है जो हमें ध्यान में रखना होता है। इसको हम बोलते हैं, मैं उन बाकी सब नोट्स टू अकाउंट्स हटा करके कि भाई कैपिटल का, रिजर्व सरप्लस का, उन सबको हटा करके मैं वो लिख रहा हूँ जो आप अभी तक नहीं जानते। कैपिटल एडिक्वेसी, बेटे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, इनको लाइटली नहीं लेना। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, इसमें दो रेशो होते हैं बेटे, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 और बेटे टीयर 2। एक और चीज है जो नोट्स टू अकाउंट्स में आती है,
रिस्क एडजस्टेड वैल्यू ऑफ रिस्क एडजस्टेड वैल्यू ऑफ ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। बेटे एक तो ऑफ है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक है ओ डबल एफ ऑफ, ऑफ ओ डबल एफ ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। बेटे ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। हमारे को इस चैप्टर में नंबर लेने हैं पूरे, तो हमें इन सब को करना होगा। हमें इन सब को करना होगा अगर हमें यहाँ पे इस चैप्टर में नंबर लेने हैं पूरे, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हर बार। जब भी क्वेश्चन आते हैं इन्हीं में से आता है। लो जी, यहाँ तक बात हो गई, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात और बता करके फिर मैं क्लास ओवर कर दूंगा, यानी आज हमारा बोरियत वाला सारा काम निपट जाएगा। किसी बैच में मैंने ये थ्योरी पढ़ाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। अगर आप पढ़ गए तो आपने बहुत बड़ी जीत वाला काम कर दिया है। आओ जी, हेडिंग डालो फटाफट से, रिटर्न्स टू आरबीआई, रिटर्न टू आरबीआई। बस ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। ये पूरा होने के बाद में बोरियत भी खत्म, फिर आप घर पे आराम से सो सकते हैं। आज आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी। बेटे रिटर्न्स टू आरबीआई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, रिटर्न्स मतलब हिसाब किताब, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली। लो जी, सबसे पहले बेटे मंथली, क्वार्टरली। क्वार्टर समझते हो, वो नहीं जो तुम समझते हो। क्वार्टर मतलब 1/4 यानी 3 मंथ। यहाँ पे ईयर के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं, मतलब बेटे 3 मंथ्स का हिसाब किताब। हम लोग भी जब ऑडिट में रिपोर्ट देते हैं तो मंथली रिपोर्ट के साथ में हर तीसरे महीने क्वार्टरली रिपोर्ट भी जाती है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च में मंथ मार्च की तो जाएगी जाएगी, जनवरी, फरवरी, मार्च की एक समरी जाती है, क्वार्टरली रिपोर्ट। एक बेटे एनुअली, आरबीआई को हिसाब किताब दिया जाएगा इस तरह से, और या फिर और कोई एनी अदर स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाई आरबीआई। आओ जी, मंथली रिटर्न में, मंथली में क्या क्या जाएगा जी? मंथली में लोन्स और एडवांस जितने भी हैं उनकी डिटेल दी जाएगी। एसएलआर का रेट क्या है ये बात बताई जाएगी। सॉरी, रिटर्न, एसएलआर की रिटर्न दी जाएगी कि आपने कितना रख रखा है, किस बात की। एसएलआर का रेट तो उसमें बेस पे आएगा। रिटर्न, एसएलआर की रिटर्न, हिसाब किताब दो कितने का तुम्हारे पास में है।
उसमें आपको बताना पड़ेगा कितना आपके पास में कैश है, कितना आपके पास में गोल्ड है, कितना आपके पास में वो वाली सिक्योरिटीज है अनएंकम्बर्ड वाली। और आपको नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज की भी रिटर्न जानी है, ये देनी है हिसाब किताब की भाई कितना आपकी चल रही है, ये बताना है आपको एट द लास्ट फ्राइडे, आपका लास्ट फ्राइडे ऑफ मंथ, एवरी मंथ आपको लास्ट फ्राइडे पे की डेट पे बताना है कितने की चल रही है आपकी नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज। और आपको एक चीज और बतानी है लास्ट फ्राइडे वाली की डिटेल, यानी रिटर्न ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। पता बेटे इसका मतलब क्या हो गया अपने आप में एक बैलेंस शीट, असेट्स एंड लायबिलिटीज की आप रिटर्न दे रहे हो, आप जो असेट्स एंड लायबिलिटीज की रिटर्न दे रहे हो इसका मतलब बेटे अपने आप में मंथली बैलेंस शीट हो गई। एट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ, ऑफ ईच मंथ क्वार्टरली में क्या देना है, क्वार्टरली में, क्वार्टरली में कहते हैं कि सेम ये तो देना ही देना है। साथ में एक चीज और आपको बतानी है क्वार्टरली में, ऑफिसर्स इन इंडिया, कितने ऑफिसर्स इन इंडिया आपके हैं इन चीजों में। एनुअली वाली में क्या है, एनुअल रिटर्न में वहां पे कहते हैं कि आप ये तो बताओगे बताओगे साथ में एक चीज और बताओगे क्या बेटे, कई लोगों के अनक्लेम्ड अकाउंट होते हैं बैंक में जिनको कोई क्लेम नहीं कर रहा होता है, तो उनके बारे में पता है फ्रॉड हो जाता है कई बार बैंक में, हमने खुद देखा है, कुछ चीजों में रिपोर्ट में हमने डाली है उनकी रिपोर्ट, अनक्लेम्ड अकाउंट्स ऑफ 10 years और मोर, 10 साल या उससे ज्यादा के जो आपके ऐसे अनक्लेम्ड अकाउंट हैं जिनके बारे में कोई आया नहीं है पैसा लेने के लिए। जैसे बेटे किसी का पीएफ हुआ, जिसका पीएफ था बेचारा वो खत्म हो गया, उसकी कोई लीगल हेयर्स की इंफॉर्मेशन उसमें अपडेट नहीं है, तो कुछ बैंक के एम्प्लॉय कभी कभी ऐसा होता है, कुछ नालायक लोग क्या करते हैं उसको वो पर्सन बन के और चेक से वो पैसा निकाल लेते हैं, तो ऐसे चेक भी हमने पकड़े हैं और रिपोर्ट्स में दिए हैं। लेकिन ये सब तभी हुआ है जब हम उस डेप्थ की नॉलेज तक हम इस बैंकिंग कंपनी के चैप्टर को समझ पाए हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं जो अभी समझनी बाकी है। रेमुनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स एंड फर्स्ट 10 highest पेड ऑफिसर्स। हाँ जी हो गया, आइए जी। लो बेटे पार्ट नंबर 2 न्यूमेरिकल्स लिखो, यहाँ पे कल करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मेट
ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कल से हम लोग करेंगे इस चीज को। ठीक है जी, तो आज के लिए बहुत बहुत सॉरी, जितना ज्यादा बोर हो चुके हैं आप, आपने बहुत साथ दिया, लेकिन पता नहीं ऐसा लगता है कि चीजें ना पता जरूर होनी चाहिए बच्चों को। अगली क्लास में हम लोग, और अगली क्लास से टोटली हम लोग न्यूमेरिकल बेस चलेंगे, फॉर्मेट से शुरुआत होगी, पूरा का पूरा फॉर्मेट डिस्कस होगा। ठीक है, जो मैंने आपको ऑफ द लाइन मैंने आपको दिखाया था ना, बैलेंस शीट वगैरह सब चीज फॉर्मेट होगी, फॉर्मेट बनाया जाएगा और फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है जी, चलिए, ओके बच्चों, बाय।